नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज दोपहर के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। तीन कुछ ही समय में तीन मुख्यमंत्री एक तरीके से जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। गुजरात में तो 4 साल बाद ही पता नहीं क्या हो रहा, दो दो मुख्यमंत्री 4 साल बाद बदल दिए गए। एक पहले भी ये घटना हो चुकी है। गुजरात को विकास का मॉडल बना बताया जाता था। मोदी जी उसका प्रचार पूरे देश में करते थे। उस गुजरात में कोरोना काल में जो हालत हुई, उससे गुजरात मॉडल की हवा निकल गई। गुजरात में जो स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी और हमें लगता है यही आशंका को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने उनको हटाने का फैसला किया है। अभी बात हो रही थी हमारे सहयोगी के साथ कि मेट्रो के चुनाव पर तीन तीन चुनाव लड़ा गया। मेट्रो के लाने के नाम पर गुजरात में तीन तीन चुनाव लड़ा गया, लेकिन अभी तक मेट्रो नहीं पहुंची। इसी तरह बुलेट ट्रेन का एक बार मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन चल रही थी, अब शायद दिल्ली से चलने वाली है। तो विकास की जो पूरी अवधारणा है किस तरीके से ध्वस्त हो रही है गुजरात में, हम इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र जी हैं, तो इंदौर से जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं और दिल्ली से हरजिंदर जी हैं। आर के मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, ये अचानक हुआ क्या? जी, एक मिनट, अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। इसकी जी राजनीतिक बोलिए। हाँ हाँ, जी इसकी राजनीतिक बैकग्राउंड अगर उसका पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो चीजें जी बड़ी साफ हो जाती हैं। मोदी साहब जो है बैलेंस की पॉलिटिक्स करते हैं। उन वो ऊपर हैं, उसके बाद उनके नीचे दो लोग थे, अमित शाह जी और आनंदीबेन। आनंदीबेन जब वो दिल्ली गए तो आनंदीबेन ने गुजरात का चार्ज संभाल लिया और थोड़े वक्त के अमित शाह जी को दिल्ली भेज दिया गया उसके बाद। पर दोनों जो थे, दोनों आपस में तो टकराव था ही गुजरात के अंदर। फिर जब जी आगे बात बढ़ी और आनंदीबेन को हटाने की बात आई, यहाँ पाटीदारों का एजुटेशन हुआ, वो सब हुआ। आज वैसे इसके बीच में एक बात बता दूं कि ये जो चेंज हुआ है, आज ही वर्चुअली प्रधानमंत्री जी ने सरदार भवन का यहाँ पर पटेलों के बड़े भवन का इनॉग्रेशन किया है, जो बड़ी खासी लागत से बनाया गया है। उनकी जो टाइमिंग की प्रक्रिया है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो उन्होंने आज ये सब उसी दिन जब पटेलों का ये सब भवन का निर्माण हुआ है, उसी दिन ये सब किया है कि रूपानी जी को हटाएगा। रूपानी जी, आनंदीबेन जब पाटीदारों का एजुटेशन चला और आनंदीबेन खुद पाटीदार हैं तब चला, तो उस वक्त उनको हटाया गया और अमित शाह के ये जो खास थे श्री विजय रूपानी जी को लाया गया। विजय रूपानी बहुत जूनियर हैं और आनंदीबेन का ग्रास रूट सपोर्ट धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के इलेक्शन के बाद 2019 के इलेक्शन के बाद जो है अमित शाह जी का नाम काफी बढ़ चढ़ के बोला जा रहा है, भाई चाणक्य थे और ये थे। जब सी आर पाटिल को गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनाया गया, तो मुझे से लोग जो यहाँ राजनीति बड़े वक्त से कवर कर रहे हैं, तकरीबन 50 वर्ष से, उनको ये साफ दिखने लगा कि ये प्रोसेस जो है अमित शाह के सपोर्ट बेस पे कहीं आता है। सी आर पाटिल जो है, उन्होंने आते हुए सबसे पहले ही आके ही सबसे पहले इस चीज का इंडिकेशन दे दिया था। क्योंकि विजय रूपाणी वो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गए, राजकोट में रुके, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विजय रूपाणी जी के जो वहां खास भाजपा के प्रवक्ता थे, उनको बिना कारण झाड़ दिया। मैसेज देने का ये कामकाज है, प्रक्रिया है। वही प्रक्रिया में अब आप अगर इस बैकग्राउंड में ये देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सी आर पाटिल के आने के बाद अमित जी के लोगों के जो हैं का वक्त आया। रूपानी जी पहले ही चले गए होते। रूपानी जी के जी जाने का जो वक्त था वो तब था जब केजरीवाल जी यहाँ आने वाले थे। आम आदमी पार्टी का जो वहां सूरत में एक म्यूनिसिपल इलेक्शन में 27 सीट जो मिली हैं, उससे ये लोग यहाँ पर केजरीवाल के आने से पहले वो यहाँ एक मीटिंग में आने वाले थे, तो जो हकम मचा हुआ था
भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2-3 दिन उससे पहले, तो उससे खास जाहिर हो रहा था कि ये चीजें, कुछ चीजें होंगी। उसी के भाग रूप में ये चेंजेस हुए। और ये अब आप मध्य प्रदेश देख लीजिएगा। नेक्स्ट 3 चीजें हुई हैं, अगर इसके साथ जोड़े आप अमीश जी, तो 3 चीजें हुई हैं। एक कि बिहार हारते हारते भारतीय जनता पार्टी बचा। उसके उसके तुरंत बाद जो है वेस्ट बंगाल में चपत खाई। और तीसरे उत्तर प्रदेश में जो है इनको AK शर्मा जी को वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना था, आदित्यनाथ जी ने होने नहीं दिया, नहीं बनने दिया। तो ये एक वर्चस्व का बैकग्राउंड आ गया। तो उसके बाद आप देखिए चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। अब आप इन सबको एक लाइन में देखिए, आपको दिखाई आपके बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। जो झुका, जो एक सबक मिला उत्तर प्रदेश से, उसके बाद ये लोग सतर्क हो गए। हमें लगता है फिर कहीं वो स्थिति ना हो। मैं श्रवण जी के पास जाऊंगा। श्रवण जी, आपने तो बहुत करीब से देखा है गुजरात को, वहां अखबार भी एक तरीके से लॉन्च किया। आप किस तरीके से देख रहे हैं जी? देखिए, ये अभी गुजरात की पॉलिटिक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हालांकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पर उनका पूरा ध्यान गुजरात पर काफ़ी रहता है, क्योंकि वो गुजरात को अपनी बैकबोन मानते हैं। क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ उनके पूरे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे बार बार ये चर्चा आती है गुजरात मॉडल, और गुजरात में ये, गुजरात में वो, देखिए कैसे फ्लॉप हो गए। और जो लोग गुजरात की पॉलिटिक्स को जानते हैं अमरीश जी, उनको ये कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। कारण ये कि दो कारण है। एक तो 5 साल से, कुछ ज़्यादा समय से, 5 साल से कुछ दिन ऊपर रूपाणी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे। मतलब 5 साल तो पूरे कर ही चुके हैं, क्योंकि आनंदीबेन सिर्फ 2 साल रही थी वहाँ। तो ये 7 साल में केवल 2 मुख्यमंत्री वहाँ बदले हैं। भारतीय जनता मोदी जी इस समय सब जगह परिवर्तन कर रहे हैं। आपने जैसा खुद ने भी जिक्र किया, उत्तराखंड में तो तीसरे मुख्यमंत्री आ गए कुछ कम समय में, कर्नाटक में आ गए, और अब गुजरात में आ गए। अब आप सोच सकते हैं, जैसा ये मिश्रा जी भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश का भी, तो संभव है मध्य प्रदेश में भी हो जाए, और हरियाणा में भी कर दें कुछ, हिमाचल में भी कुछ कर दें। तो सब जगह के चेंजेस का एक मामला चल रहा है। गुजरात में चेंज होने के अमरीश जी बहुत सारे कारण हैं। कोई प्रत्यक्ष एक कारण तो नहीं है, पर बहुत सारे कारण हैं। और एक कारण उसमें, मैं जिन्होंने मिश्रा जी ने जिक्र किया सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ कांग्रेस के पास थी सीटें 29 सीटें थी कांग्रेस के पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और आम आदमी पार्टी ने इस बार वहाँ 27 सीटें ले ली, और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 0 मिली है, 2 सीटें मिली, ऐसा कुछ है। खैर, मैं इसको कोई बहुत बड़ा कारण नहीं मानता सूरत के म्युनिसिपल इलेक्शन को। बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण ये कि मोदी जी इस समय एक पूरे अपने स्टेट को, मतलब केंद्र में भी मंत्रिमंडल के फेरबदल का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। ऑब्वियस रीजन नहीं था कि रविशंकर प्रसाद को हटाएं या और लोगों को हटाएं, पर उन्होंने एक कोशिश की ये बताने की कि वो कुछ चेंज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को नया लुक दे रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं ऐसा मानता हूं कि वो स्टेट्स में भी काफी चेंजेस कर रहे हैं। पर गुजरात में, देखिए, गुजरात में बहुत सारे कारण थे ये परिवर्तन के, और ये लॉन्ग ओवर ड्यू था, मतलब जिसको कहते हैं। ये कोई किसी तात्कालिक इसका कोई कारण नहीं है कि कोई इमीडिएट रीजन हो, कोई रिवोल्ट हो वहाँ, कर्नाटक की तरह कोई असंतुष्ट वहाँ खड़े हो गए हों। कुछ भी इस तरह की कारण नहीं है वहाँ। कारण केवल यह है कि अब नया इलेक्शन फेस करना है 1 साल बाद, और रूपाणी जो हैं उनके दम पर इसलिए नहीं किया जा सकता था कि जो वहाँ की पाटीदार कम्युनिटी है, जो कि सूरत, सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में
काफी पावरफुल है। वो एक लंबे समय से ये मांग करती रही है कि एक पाटीदार को मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि ये भी सौराष्ट्र के हैं पर जैन बनिए हैं ये जो रूपाणी हैं, और इनका बैकग्राउंड क्या है, आरएसएस से रिलेटेड है। तो बैलेंस करने के लिए कि एक पाटीदार को भी होना चाहिए, इन्होंने नितिन पटेल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था अपने इनके रूपाणी जी के साथ। अब दिक्कत यह है कि वो प्रयोग चल नहीं पाया, और अब अगले साल चुनाव में जाना है, और जो एम्बिशन है भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि 182 सीट्स में से 150 सीटें उनको चाहिए, क्योंकि माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे जो रिकॉर्ड सीट्स थी बीजेपी को 147 थी। तो एक अलग किस्म का वहाँ काम चल रहा है, और बहुत सारी चीजें इस बीच हुई, आपने भी जिक्र किया। तो एक एंटी इनकम्बेंसी, साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी पाटीदारों की तरफ से रूपाणी जी के खिलाफ लगातार चल रही थी। और जैसा आपने देखा कि ये जो सरदार भवन या सरदार कॉम्प्लेक्स का आज वर्चुअली मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, उसके बाद ही वो रूपाणी जी राजभवन चले गए। ये सरदार भवन का पूरा मामला भी पटेलों के द्वारा बनाया गया है, मतलब पाटीदारों का पूरा प्रोजेक्ट है। जो एक जिक्र जिस चीज का आपने किया वो पेंडेमिक का तो है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये महामारी को लेकर वहाँ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है रूपाणी जी के खिलाफ। और जो हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, अगर आपने देखा हो कि वहाँ के जो सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल को लेकर जो उन्होंने कहा था कि ये तो ऐसा नरक है जो काला पानी से भी बदतर है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है गुजरात का, क्योंकि गुजरात में हालांकि लोकसभा की सीटों में अगर देखें तो 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास हैं, मतलब पर अब नए परिप्रेक्ष्य में कुछ एंटी इनकम्बेंसी जो पूरे देश में इस समय है कई मुद्दों को लेकर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट गुजरात में है। और गुजरात में बाय एंड लार्ज जो मीडिया है वो कोई बहुत मोदी जी के साथ नहीं है। मतलब जो आपको दिल्ली का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह का दिखता है, वो वहाँ का मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो पूरी तरह से वहाँ नहीं है। उनको वहाँ इतना डर नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी को जानते हैं। आपको इस परिप्रेक्ष्य में, नेशनल परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में गुजरात में जो हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक लोकलाइज या लोकल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोदी जी अभी, और एक चीज और देखने की है कि हम लोग जब भी इस तरह का कोई चेंज होता है तो उसमें जो विकल्प ढूंढते हैं वो हमारे काफ़ी ट्रेडिशनल विकल्पों की बात हमारे दिमाग में आती है कि ये तो हम लोगों का जो प्रयोग था कर्नाटक में, सोच था, हम जितने नाम उस समय सोचे गए थे कर्नाटक को लेकर येदियुरप्पा के रिप्लेसमेंट में, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से एक भी काम नहीं आया। और वैसे ही उत्तराखंड में भी वही स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी अवश्य असफल रहे। उन्होंने, योगी जी ने इतना तगड़ा अपनी पेशबंदी की हुई थी कि वहाँ उत्तर प्रदेश में वो मोदी जी चेंज नहीं कर पाए। और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी और आरएसएस को भी बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। वहाँ मुख्यमंत्री पर नहीं छोड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो दिल्ली की भी पूरी ताकत अभी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, पर गुजरात में ये ताकत नहीं लग सकती। गुजरात में तो मुख्यमंत्री ही जो होता है उसको पूरी की पूरी ताकत लगाना पड़ती है। और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री भी वहां जाकर बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं कर सकते, हालांकि करते हैं, अमित शाह भी करते हैं। तो अब ये जो तैयारी चल रही है अमरीश जी, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। गुजरात में जो चेंज है
कि प्रधानमंत्री की नजर इस समय हर एक राज्य पर है और हर एक सीट पर है। अपने को ये पूरा जो जो चेंजेस हो रहे हैं गुजरात में, जो हो रहा है, उसको भी ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आइसोलेटेड करके नहीं देख सकते। गुजरात में कुछ हो गया इसलिए वहां किया गया है। मैं मानता हूं कि हो सकता है आगे चल के, जैसा मैंने कहा भी है, कि हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ये तमाम जगह चीज, करनाल में जैसे मान लीजिए कि ये जो किसानों की मांग मानना पड़ी। आप सोचिए कि जो करनाल के एपिसोड को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर इतने ज्यादा एडमेंट थे और किसी की सुन नहीं रहे थे, वो अचानक किसानों के साथ समझौता करने को कैसे तैयार हो गए। मतलब ये एक सोचने की बात है कि अगर जो चीज़ वो आज कर रहे हैं कि उनको छुट्टी पर भेज रहे हैं उस आयुष मिश्रा को, और हाई कोर्ट के द्वारा उनके कंडक्ट की जांच हो रही है तमाम, ये चीज़ तो पहले दिन भी हो सकती थी। तो ये बाद में किया, तो इसका मतलब है कि मोदी जी कुछ चीज़ों को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं खुद, कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज़ों को लेकर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो मैं अभी तो फिलहाल जो आप अगली बातचीत जो होगी उसमें अपन जी और कुछ आगे बात करेंगे। जी जी हरजिंदर जी, जो गुजरात मॉडल की बात कही जाती थी, जो जिस तरह मुख्यमंत्री पहले भी आनंदीबेन का मामला था, उसके बाद रूपानी जी का मामला है, हमें लगता नहीं है कि गुजरात मॉडल जैसा अब कोई चीज बची हुई है जिसको ये मार्केट कर पाए पूरे देश की राजनीति में। जी देखिए, गुजरात मॉडल पहले तो एक आर्थिक मॉडल था और ये 2014 में ही खत्म हो गया। दरअसल अगर आप गुजरात मॉडल को देखें, आप ये बताइए कि गुजरात में 2014 के बाद कौन सी बड़ी इंडस्ट्री लगी। ये जरूर है कि अंबानी अडानी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई मल्टीनेशनल, कोई भारतीय कॉर्पोरेट वहां पे गया हो और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हो, ये 2014 के बाद नहीं हुआ। तो 2014 से पहले जो हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि उस समय एक लिबरलाइजेशन था, एक केंद्र सरकार की नीतियां थी, उससे पूरे देश में हो रहा था। गुजरात चूंकि अलग तरह का प्रदेश है, उसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा था। वो नीतियां जैसे ही खत्म हुई और पूरे देश में नया इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया, तो गुजरात में भी बहुत कम हो गया। तो गुजरात मॉडल जिसे हम कहते हैं, आर्थिक मॉडल, कम से कम वो 2014 में ही खत्म हो गया था। और 2014 में ही ये परंपरा शुरू हुई कि ये समझ में आने लग गया कि अब जो गुजरात का मुख्यमंत्री होगा वो बेसिकली एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री होगा। अंग्रेजी में उसे कह रहे हैं रबर स्टैंप मुख्यमंत्री। लेकिन खड़ाऊ को भी बदलने की जरूरत होती है, ये भी गुजरात ने दिखा दिया। और अब जो श्रवण जी कह रहे हैं और जो मिश्रा जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये पट्टीदार लोगों का जो वोट का इक्वेशन है उसको देखते हुए किया गया है। कोविड इसके पीछे कितना है, कोविड का मिसमैनेजमेंट, मैं इसको अभी समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर कोविड मिसमैनेजमेंट को हम देखें तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ था और उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ इन्होंने किया है वो अद्वितीय है, बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान। तो अब इसको जरूर हम देख सकते हैं कि जिस तरह कर्नाटक में बदलाव हुआ, जिस तरह से उत्तराखंड में बदलाव हुआ, या और जो बदलाव हुए हैं, जैसे असम में भी अब चुनाव जीते तो आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो इस चुनाव के इस सिलसिले को हम देख सकते हैं। और जब मैं इस सिलसिले को देखता हूं इस तरह से, तो मुझे इंदिरा गांधी की याद आती है, जो कि हर मौके पर मुख्यमंत्री बदल देती थी। एक आर.के. लक्ष्मण का कार्टून था जो बड़ा दिलचस्प था कि एमएलए जो है लाइन से खड़े हुए हैं और इंदिरा गांधी सामने से गुजरती हैं और कहती हैं, यू विल बी द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर नेम। तो मुझे लग रहा है कि वो स्थिति अब प्रदेशों में आती जा रही है। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हमको याद भी नहीं रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात में भी अब देखिए क्या होता है। जी मिश्रा जी, जो हरजिंदर जी ने कहा खड़ाऊ की बात,
पर खड़ाऊ भी बदलने की नौबत आ रही है। ये गुजरात में अब ये नौबत आ गई, कितने दिन रहे मोदी जी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो खड़ाऊ वाली भूमिका में है, क्या वजह है इसकी? सर मैं इससे पहले हरजिंदर जी ने जो कहा उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा, और जी। वो ये है कि मोदी जी जो आज कहते हैं कि मतलब 70 साल में क्या हुआ था हिंदुस्तान में, देश में क्या हुआ था, उसको अगर गुजरात में अगर जो मोदी साहब के खुद के कार्यकाल को देखा जाए तो मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त हुई थी। मॉडल तो कुछ था ही नहीं, आप मुझसे ले लीजिए, मॉडल तो कुछ था नहीं, मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त थी। वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट, और उनकी जानकारी जो मीडिया के बारे में उनकी जानकारी है वो इतनी परफेक्ट थी कि 7 बजने में 2 मिनट पहले वो अनाउंसमेंट जो होता था इन्वेस्टर समिट में, अमाउंट अनाउंस करते, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब वो साहब किसी को चेक करने का, कुछ लेने का टाइम ही नहीं है, सीधा जा रहा है। और इंटरनेशनल लॉबी फर्म्स उसको आगे ले जाती थी। मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि भाई उन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस के या कांग्रेस हो के सबके टाइम में जो काम हुए थे वो उन्होंने अपने हिसाब में लगा दिए थे। पहला जैसे पहला गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बना था इंडिया में, वो मनु भाई शाह जब यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे उस वक्त बना था। पहला टोल रोड बना बड़ौदा से हलोल का, वो माधो सिंह सोलंकी के टाइम में बना था। पहला प्राइवेट पोर्ट पीपावाव वो चिमन पटेल के टाइम में बना था। तो खाली वो अडानी का जो प्राइवेट रेलवे लाइन बनी थी वो इनके टाइम की थी। अब अगर इनके टाइम में देखें तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से बना हुआ हॉस्पिटल इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो अडानी को हैंड ओवर कर दी, 100-125 रुपए से खर्चे से, पीएम रिलीफ फंड से बना था। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने अपने खाते में डाल करके और ये कह दिया कि भाई ये हुआ है, गुजरात ये डेवलप्ड है, और वो चीज सारा कर दिया। आपको बता रहा हूं, इन लोगों के टाइम मंदिर, महात्मा गांधी जी के लिए इतना बड़ा मंदिर, 5,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर, ने 450 करोड़ रुपए खर्च से बनाया कन्वेंशन सेंटर 5,000 लोगों का। फिर क्या हुआ साहब कि वो कन्वेंशन सेंटर मेंटेन नहीं गवर्नमेंट कर पाती है, तो प्राइवेट 5 स्टार होटल चेन को चलाने के लिए दे दिया। अब वो लेने को तैयार नहीं थी कि भैया मैं ये सफेद हाथी हम क्या करेंगे। तो पहली बार एक और नया फर्स्ट कि रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बन रहा है। वो 5 स्टार होटल भी इनको दे दिया, उसी चेन को दे दिया क्या कि ये होटल बन के आप चलाइए। तो महात्मा गांधी मंदिर भी गया। अब जो है उनका जो साबरमती आश्रम है उसका भी नया प्रोसेस शुरू हो गया है। तो वही उसी सब चीजों का कंटिन्यूएशन है जो आप देख रहे हैं। तो एज सच the model was totaling everything and starting something of their own, और उनके नाम पर सारी पब्लिसिटी हुई। मॉडल जैसी कोई चीज थी ही नहीं साहब, आज भी नहीं है। ये बेसिक चीज है। और बाकी जो बात आती है पॉलिटिक्स की, तो अब ये कहा जाता है कि कांग्रेस युक्त भाजपा है, आधे सारे कांग्रेसी वहां पहुंच गए। तो अब मुख्यमंत्री भी वैसे ही बदले जा रहे हैं जैसे कांग्रेस में बदले जाते थे, जैसा अभी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसे सिलेक्ट किया, अब उनके मर्जी में जो आएगा वो आ जाएगा। देयर इज ओनली वन कॉम्पिटिटर टू मिस्टर नरेंद्र मोदी इन भारतीय जनता पार्टी, एंड दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। और कहीं पूछा ही नहीं। पार्टी कहाँ है? कांग्रेस के लिए ये सब कहा जाता, वो सारी चीजें तो आज बीजेपी में, सारी की सारी। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी कहीं नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप कोविड के सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने की बात करते हैं तो फिर बाकी क्या बचा? जी, यही मॉडल है। इंदिरा गांधी जी अपने मुख्यमंत्रियों को एक सवाल मुश्रा जी से है कि अगर आपको ये गिनाना हो कि मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी की 4-5 उपलब्धियां क्या थी, तो क्या आप गिनाएंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ जी, आप
आपसे पूछ रहे हैं। आप देख लीजिए कि मैं याद करने की कोशिश करूंगा तो भी याद नहीं आएगी। अगर इकलौता मोदी साहब के टाइम का जो टाटा नैनो का प्लांट आया था, 3,500 करोड़ के टर्नओवर का वो बिजनेस करने वाला था, स्टेट गवर्नमेंट ने 33,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए थे टाटा को, वो प्लांट तो बंद हो गया। फोर्ड ने अपनी दुकान गुजरात में बंद कर दी। अब आप बताइए, मैं कुछ भी नहीं है, बल्कि नेगेटिव साइड पे बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि जो है, अगर कोई तबादले भी मेजर करने हैं तो वो कांग्रेस की राज की तरह मुख्यमंत्री जी लिख करके उनके यहाँ के कैलाशनाथन साहब जो बैठे हुए हैं, पीएमओ से डायरेक्ट संपर्क किए हुए, मोदी जी के टाइम के रेलिक हैं सीएमओ में, तो वो वहां से सब होता है, तब होता है। आनंदीबेन ने चीफ सेक्रेटरी बदला था, अपने मर्जी का पसंद किया था, आनंदीबेन यहाँ से बाहर हो गई थी थोड़े टाइम बाद। तो रूपानी जी के पास पावर्स कहाँ थे? हर चीज में तो दखलंदाजी थी, हर चीज में दखलंदाजी जब थी तो फिर वो उसी तरह वहां जैसे कहते हैं ना कि भैया दिल्ली की तरफ नजर करके बैठो, राह देखो, वहां जब से वहां से कुछ आएगा तब होगा। तबादले भी तो वहीं से होने लगे थे कि भाई वहां से पूछो। वो सीधे नहीं बोलता था, इनडायरेक्टली बोलता। तो कुछ दिखाने को होगा क्या? अगला आएगा उसको भी क्या? देखिए, अब जो है इलेक्शन ईयर आ रहा है, इनका पुराना सूत्र फिर से शुरू होगा, तो जिसमें कम्युनलाइजेशन की वो प्रक्रिया शुरू होगी। लव जिहाद का ये हो रहा है, उसके लिए कानून पास कर दिया है, ये कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस अब जो है लास्ट 1 साल में आने लगते हैं। यूपी में भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी दिख रहे हैं, वही प्रोसेस है। और आज तक, अभी तक कोई भी विकल्प इस पुरानी कम्युनलाइजेशन की थ्योरी के अलावा आज तक खड़ा नहीं हो पाया है। और असल में मैंने ये सवाल एक पत्रकार से पूछा था, तो वो भी आपकी तरह याद नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि एक उपलब्धि मुझे ध्यान आ रही है जिसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है, कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम रख दिया था। ये उनकी एक उपलब्धि है जो उन्हें याद थी। जी, श्रवण जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। वो भी इसी से इंस्पायर्ड होंगे कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक बटरफ्लाई का इनॉग्रेशन किया था जो सैफरन कलर की थी। इंदिरा गांधी के बारे में मशहूर था कि हर मुख्यमंत्री जैसे पौधा होता है, वो जड़ एक बार उखाड़ के देखती थी कहीं जड़ तो नहीं जम रही है, और पलट देती थी। आज सब लोग इंदिरा गांधी की उस कार्यशैली को याद कर रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से, गुजरात तीसरा राज्य है जहां बदलाव, और अभी आगे भी हो सकता है, तो ये तो समानता एक तरीके से कांग्रेस की तरफ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी शोन। देखिए, मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मैं एक नए किस्म की चीज़ देख रहा हूँ। एक प्रोफेशनलिज्म को नए ढंग से मोदी जी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। ये जो लोग हैं, जो रूपाणी जी थे या आनंदी बहन है, इनका कोई सेल्फ इनिशिएटिव नाम का कोई फैक्टर इनके साथ कभी नहीं रहा। लॉयल्टी फैक्टर ज़्यादा रहा, काम किया, क्योंकि आनंदी बहन को इसलिए जाना पड़ा कि अमित शाह उनसे नाराज रहते थे, और रूपाणी जी ने जो बेसिक है वो दोनों के कृपा पात्र थे। मतलब वो कुछ करते ही नहीं थे, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनका कोई इनिशिएटिव ही न था किसी चीज़ को करने के लिए। क्योंकि गुजरात के साथ एक दिक्कत और है कि अगर कोई मुख्यमंत्री वहाँ पावरफुल होना चाहे जो अपने इनिशिएटिव से, तो उसके लिए और ज़्यादा दिक्कतें हैं। और अगर आप बिल्कुल डॉर्मेंट पड़े रहें तो भी दिक्कत है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गुजरात में मुख्यमंत्री बनना एक बहुत मुश्किल काम है अन्य राज्यों के मुकाबले। मैं गुजरात में जो अब होने जा रहा है उसको एक अलग नज़रिए से इसलिए देखता हूँ कि हो सकता है कल कोई नया मुख्यमंत्री शपथ ले ले और वहाँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े चीज़ों को लेकर। और जो नाम अभी
वहाँ चल रहे हैं कि भाई केंद्र से मनसुख मांडविया आ जाएंगे या नितिन पटेल को चीफ डिप्टी सीएम से चीफ मिनिस्टर बना देंगे, या पुरुषोत्तम रूपाला हो सकते हैं, गोवर्धन झापड़िया हो सकते हैं, नरेश पटेल हो सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो पटेल कम्युनिटी को ही पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा असम में जो चेंज किया इन्होंने, एक जो आदमी कांग्रेस से आया हुआ था उसको इन्होंने दे दिया पूरा का पूरा मामला, और वो अब दिल्ली से पूछ के काम नहीं करता है। दिल्ली को खबर करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लूप में रखता है। अभी असम का मिजोरम के साथ इतना बड़ा विवाद हुआ तो उसमें जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं उन्होंने अपने आप हैंडल किया। उत्तराखंड में जो धामी जी को लेकर आए हैं वो एक सरप्राइज है। मतलब वो दोनों जो पुराने रावत हैं, तीरथ सिंह भी और दूसरे भी, उनसे अलग है पूरी पर्सनैलिटी, और आप उनको पाएंगे कि अपेक्षाकृत यंग भी हैं, और वो उनकी जो इमेज है उत्तराखंड में एक अलग किस्म की है। कर्नाटक में जब बोम्मई को लाए, पुराने बोम्मई साहब के बेटे को, जो कि जनता दल से आए हुए हैं और जो कि बीजेपी के प्रोडक्ट ही नहीं है, और वो जिस ढंग से वहां काम कर रहे हैं बोम्मई, और उसको लेकर जो ट्रेडिशनल बीजेपी का जो खेमा है उसमें नाराजगी भी है, काफी नाराजगी है। तो मोदी जी उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने बोम्मई जी को पूरा छूट दे रखी है कि आप डिलीवर कीजिए। हम थोड़ा सा जो इन्होंने कहा, मिश्रा जी ने और जो हरजिंदर जी ने कहा, मैं तो खैर वाइब्रेंट गुजरात में जब होते थे, पहला जब हुआ, दूसरा जब हुआ, मैं खुद उपस्थित रहता था वहाँ। मैंने देखा है कि किस तरह का, तो मैं तो जानता हूँ कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट था और पब्लिसिटी स्टंट था उसमें। तो वैसे ही स्टंट तो सारे राज्यों में हुए हैं। कोई मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट के जितने कमिटमेंट्स हुए उसमें 10वां हिस्सा भी कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किसी भी राज्य में नहीं होता है। तो गुजरात कोई एक्सेप्शन नहीं है। गुजरात एक्सेप्शन ये है कि एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत और या गुजरात मॉडल का एक थीसिस खड़ा करके मोदी जी ने बीजेपी में अपनी इमेज जो बना ली, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर दिया। इससे ज्यादा गुजरात में कुछ है ही नहीं। मतलब ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना प्रगति है। आप दूसरे राज्यों के मुकाबले में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप पाएंगे कि गुजरात बहुत पीछे है। मतलब कोविड में तो ये साबित ही हो गया कि गुजरात कितना पीछे है, और कितने लोग मरे, ऑक्सीजन का अभाव, और किस तरह के वेंटिलेटर्स राजकोट में उत्पादित हुए, किस तरह के वेंटिलेटर्स बेचे गए, कितना करप्शन हुआ, हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है, उसकी तह में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि मोदी जी कुछ चीजों को राज्यों में केंद्र में भी जैसे बदला, उन्होंने काफी चीजें बदली कि पुराने को बदल के वो नए को प्रयोग में ला रहे हैं। एक नए किस्म का प्रयोग वो मैं देख रहा हूं कि भाई ये कर रहे हैं कि वो एक परंपरागत, मान लीजिए कि विदेश मंत्री एक पॉलिटिशियन रहता था हमेशा, तो उन्होंने सुषमा स्वराज के बाद उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड आईएफएस को उन्होंने बना दिया। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा तगड़ा मानना है कि आप, हो सकता है कि आपको गुजरात के इनके जो विजय रूपाणी जी के सक्सेसर के रूप में कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम नजर आ जाए कि जो अभी चर्चा में ही नहीं है और कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो बात चल रही है अखबारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, वो यही चल रही है कि नितिन पटेल को प्रमोट कर सकते हैं, या दिल्ली से जो हेल्थ मिनिस्टर मांडविया हैं जिनको अभी हर्षवर्धन की जगह लाए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भेज सकते हैं, किसी पटेल को बनाएंगे, ये तो तय मान के चल रहे हैं।
वहां पे। तो नाम ये चल रहे हैं, पर जैसे मुझे किसी ने नाम ये दिया कि एक लक्षद्वीप, दमन दीव और नागर हवेली, दादर नागर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, वो एक सरप्राइज नेम हो सकते हैं वहां के लिए। अब आप देखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को आप अगर देखें कि अंडमान में जो आदमी है इस समय एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लक्षद्वीप में जो थे प्रफुल्ल पटेल, वहां काफी विवाद भी हुआ था। हाँ, तो इनको ला सकते हैं यहाँ, तो उसमें काफी चीजें ये साध सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक जो डार्क हॉर्स वाली बात, मैं इसमें कुल मिला के जो मेरी थीसिस है, यह सोच रहा हूं कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स लाना चाहते हैं मोदी जी जो डिलीवर करें और जिनके पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं या प्रेजुडिसेस हैं वो कम से कम हो, मतलब जो किसी कैंप को बिलोंग करते हो ऐसा नहीं हो पॉलिटिक्स में, या बीजेपी में भी, जैसा कि असम में हम देखते हैं या कर्नाटक में देखते हैं या उत्तराखंड में देखते हैं, और वो जो उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग करना चाहते थे चीज़ों को लेकर, जो जिसको पूरा सेबोटाज कर दिया गया। तो गुजरात का जो मॉडल है वो नए सिरे से जीवित करने की बात है, और वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स गुजरात में चलती रही है उससे कैसे उसको आज़ाद किया जाए। और क्योंकि अब जो पीरियड आने वाला है अमरीश जी, जो 22 से लगा के 24 तक का, 24 तक जी, वो बहुत क्रूशियल पीरियड है भारत की राजनीति के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा इनके पास, मोदी जी के पास टाइम नहीं है एंगेज रखने का अपने आप को स्टेट की जो इंटरनल अफेयर्स हैं और जो चेक एंड बैलेंसेस वाले हैं या साधने वाली बात हैं, तो वो डिलीवर करने की बात है। तो गुजरात में मुझे जो दो तीन टारगेट्स लगते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की बात लगती है। दूसरा, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात लगती है कि कांग्रेस को कैसे पूरी तरह से, जैसे अभी भी जो मिश्रा जी ने भी जिस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे कांग्रेस को तोड़कर वहाँ बीजेपी ने अपनी ताकत को वहाँ 117 एक क्या ऐसे ही कुछ सीट्स हैं अभी वहाँ बीजेपी के पास, तो वो तो आई हैं, कांग्रेस को तोड़कर ही आई हैं। तो कांग्रेस अब ज़्यादा नहीं टूट सकती, जितना टूट सकती थी वो तोड़ लिया। और कांग्रेस के पास अभी जो ताकत है वो तो करीबन 60 के ऊपर, 60-63 जो भी लोग हैं वो तो बने रहेंगे। तो अब कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, पहले उसको प्रमोट करना, जैसे साउथ गुजरात में, सूरत में हुआ। तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिवाइड हो जाए। और आप पाएंगे कि ओवैसी भी साउथ, ये यहाँ सेंट्रल गुजरात में जहाँ जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं गोधरा वगैरह के, वहाँ अपनी ताकत को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो वो जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है, जो अहमद भाई के कारण कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता था, और अहमद भाई अब नहीं है कांग्रेस में, तो गुजरात में जो मुस्लिम वोट बैंक है कांग्रेस का, वो उसमें भी डेंट हो गई है। जी, ये बड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ। जी जी मिश्रा जी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात आई है, प्रफुल्ल पटेल का जो नाम आया, लक्षद्वीप में जाते ही उन्होंने वहां पे धार्मिक ध्रुवीकरण कर गोलबंदी करी थी। वहां बहुत शिकायतें हुई इनकी। आपने अभी बात कही थी कि अब गुजरात में सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है, विकास विकास तो किनारे गया। तो जो प्रफुल्ल पटेल या ऐसे जिन लोगों की बात है कि रूपाणी का जो हटना है, उसके पीछे ये भी एक कारण है
कि चुनाव में बिल्कुल। 1 साल बचा हुआ है। जी बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार दमन दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा ब्यूरोक्रेट्स होते थे। पहली बार एक पॉलिटिशियन को जो जो नरेंद्र मोदी की सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके थे, प्रफुल्ल पटेल, उनको वहां भेजा गया। उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया, तो आपने वहां भी गड़बड़ देखी। अगर प्रफुल्ल पटेल गुजरात में आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरफ ले जाएंगे। ये चीजें ऑलरेडी यहाँ इम्प्लीमेंट होनी है, या व्हाट्सएप ग्रुप्स आप देखेंगे या चीजें चल रही हैं, उसमें वो कम्युनलाइजेशन करने का प्रोसेस तो शुरू तकरीबन 6 महीने पहले से हो गया है सोसाइटीज में, कि भाई आपका ये इलाका है, इस इलाके में जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले रेजिडेंशियल खरीद रहे हैं मकान, रोकिए। गुजरात में लॉज तो ऑलरेडी थे, और इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में जो है ये लगा देते हैं, जहां भी लगाना हो लगा करके, और वहां पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, अगर इनको मौका मिलता है तो ये वहां पर रोक देते हैं कि भाई कलेक्टर से परमिशन लाओ। और कोर्ट में इनकी जो लफ्ज़ में भी, या इस तरीके के केसेस जो यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की, लॉ तो पास कर दिया आपने, लेकिन इट हैज टू स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट की स्क्रूटनी तो स्टैंड कर पाती नहीं है, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? मोदी साहब जब यहाँ थे, एक शराब कांड हो गया था जिसमें देसी शराब पी करके लोग मर गए थे, तो विधानसभा में एकदम यह कानून पास किया गया कि प्रोहिबिशन में बूटलेगर्स को जो है सजाए मौत दी जाएगी। किसको दी गई? कहाँ है? मोदी जी का कार्यकाल आके पूरा खत्म हो गया। शराब आज भी जाइए, जहां चाहिए आपको उतनी मिलती है, यू हैव टू पे डबल। तो दैट इज अनदर इंडस्ट्री। एक क्लैंडस्टाइन 35,000 करोड़ एनुअल टर्नओवर की इंडस्ट्री है जो ब्लैक मनी जनरेट कर रही है, और आज भी कर रही है, वो पहले भी कर रही थी। तो मतलब जमीनी स्तर पर तो चीजें बदली नहीं है। और प्रफुल्ल पटेल का आना, अगर प्रफुल्ल पटेल जो दूसरा नाम बताया जा रहा है वो गोवर्धन जड़ापिया का बताया जा रहा है कि भाई वो भी हो सकते हैं अमंग सो मेनी नेम्स। तो आइदर केस भाई जो एजेंडा है वो अल्टीमेटली इनका जो फेल सेफ एजेंडा है, वहीं पर जाके गाड़ी रुकेगी कि भाई अल्टीमेटली यही करिए, और उसका वो सबटेरेनियन चैनल से और सीधे उसी पर ये फॉल बैक करेंगे। आप मुझे बताइए कि कौन से इलेक्शन में गुजरात के में आज तक एंड में ये खेल नहीं हुआ? कांग्रेस को पहले आप अटैक करते रहे कि भाई कांग्रेस को है, अब तो क्या कांग्रेस है कि किस बात पर अटैक करोगे आप? तो अब आपके पास यही एक रह गया, वो भी खत्म हो गया। ये स्थिति। जी हरजिंदर जी, मिश्रा आपको जी, याद होगा, एक मिनट मिश्रा जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जी कि गोधरा का जो राइट था, दंगा था, उसको करीब 2 दशक होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। जी। तो आमतौर पे माना जाता है कि जो मोदी की सफलता है अभी तक की, वो ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सफलता है, जो गोधरा से शुरू होता है जी। लेकिन आपको लगता है कि 2 दशक बाद क्या उस जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था गोधरा के बाद का, वो कम पड़ने लग गया है कि दोबारा उसकी जरूरत महसूस हो रही है, या क्या है मामला? सब आप ये देखिए कि हर जगह जो भी इलेक्शन हुए हैं, जहां हुए हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म अल्टीमेटली जो बीजेपी के पास रहा है वो यही रहा हमेशा से। आप देखिए, गोधरा हुआ, गोधरा होने के बाद ही उस वक्त डीआईजी कौन थे? अस्थाना साहब, डीआईजी बड़ौदा रेंज जिसमें ये गोधरा आता था, उसके रेंज डीआईजी अस्थाना साहब जो अब वहां हैं, वही थे, वही वहां। AR बैनर्जी, जिनकी लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कमीशन इंक्वायरी करी थी, जिसको ये कहा गया था कि भाई, उन्होंने कहा था कि इंसिडेंटल ये इस तरीके का है, उनके बेटे को आज हाईकोर्ट में जज बनने से रोका जा रहा है, वो मामला अटका पड़ा है। आकिल कुरैशी, जिन्होंने इनको जेल भेजा था, उसके सामने उनको नहीं बनने दिया सुप्रीम कोर्ट का जज,
जबकि कोलिजियम की मीटिंगें नहीं हो पाई, वो इस बात पे अनंत रहे। तो कहने का मतलब ये है कि एजेंडा इनका आज भी वही, दे हैव नॉट बीन एबल टू इवॉल्व ए न्यू फॉर्मूला। विकास की बात तो ठीक है, विकास आप कहते हैं, चलिए मान लिया, तो विकास को क्यों नहीं आगे करते? विकास को आगे करिए ना, कि हमने ये विकास किया, तो विकास तो आगे नहीं होता। जैसे ही इलेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल में उसके और भाग कर दो। अगर आप वेस्ट बंगाल में अगर इस चीज को फिलिप दे रहे हैं, तो गुजरात में तो अलग स्वराज की मूवमेंट कब से चल रही थी। सौराष्ट्र तो अलग स्टेट था ही, इंडिपेंडेंट इंडिया में सौराष्ट्र अलग स्टेट था, जो बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट के बनने से मर्ज हुआ, गुजरात बना जब। तो सवाल ये है कि जो डिस्पैरिटीज हैं या इनकी कॉन्ट्रास्ट सोच है, वहां कहीं क्लैरिटी दिखाई नहीं देती। अल्टीमेटली दे हैव टू फॉल बैक ऑन द सेम ओल्ड फॉर्मूला। और अगर आप इलेक्शन का प्रोसेस, आप यूपी देख लीजिए ना, जैसे ही मुजफ्फरनगर की वो हुआ, मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन ओवैसी का अनाउंसमेंट 100 सीट लड़ेंगे, दूसरे दिन ही अनाउंसमेंट आया। उसके बाद किसी के ऊपर केस हो गया, एफआईआर एक फाइल हो गई, कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। सो दैट इज, आप इवॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। आपका डेवलपमेंट इतना बढ़िया हुआ है, तो दैट शुड बी द एजेंडा फॉर यू, यू शुड फाइट द इलेक्शंस ऑन दैट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हरजिंदर जी, आपको याद होगा 2014 में मुलायम सिंह ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था मोदी आ रहे हैं, वो गुजरात बना देंगे। उसी के बाद मोदी जी ने कहा था गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ये वही डायलॉग था। तो जो गुजरात बनाने का तब का तात्पर्य था, हमें लगता है कि नए वाले मुख्यमंत्री को लाने के पीछे वही तो नहीं खेल है कि हमें वैसा ही गुजरात चाहिए जो ध्रुवीकरण करे और जो लामबंदी करे। वरना ये दिक्कत, जैसा श्रवण जी जो कह रहे हैं, उनका कहना है वो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट से ज्यादा हमें लग रहा है कि कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। आपको नहीं लगता है? मैं अभी ये कह नहीं सकता कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, और ध्रुवीकरण की, नए ध्रुवीकरण की वहां कितनी जरूरत है और कितनी गुंजाइश है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो बात शुरू में मिश्रा जी ने भी कही थी और श्रवण जी ने भी कही थी, कि एक पट्टीदार को वहां की बागडोर देनी है, ताकि जो पट्टीदार वोट खिसक रहे हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी जिस तरह से पट्टीदार लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ने भी अपनी तरह से कोशिश की है, तो उनको एक बार वापस लाना है, ये मुझे इसमें दिख रहा है। अब ध्रुवीकरण उसमें क्या भूमिका निभाएगा, कितना होगा, क्या वो स्ट्रेटजी है, ये तब शुरू होगा जब अगले कुछ दिनों में इलेक्शन की प्रोसेस, या कम से कम चुनाव पूर्व प्रोसेस जो होती है वो शुरू होगी। तो अभी इसके बारे में मैं बहुत नहीं कुछ कह सकता। जी, तो मैं श्रवण जी के पास अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ। जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, आपने हरियाणा का उदाहरण दिया, जो खट्टर वाला उदाहरण था, वहां एक तरीके से किसानों से समझौता हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो चुकी थी पहले से। आप ऐसा कह रहे हैं जो पटीदार वाला मामला है वो है, वो उसमें तो दो राय नहीं, लेकिन क्या ये 1 साल का बचा चुनाव है, इससे ये साध लेंगे पटीदारों के साथ लेकर के? जी नहीं, क्यों नहीं साध लेंगे। देखिए, इसमें मैं एक आपको अपने मन की बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि अब जो पोलराइजेशन देश में मोदी जी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है, वो पोलराइजेशन उस जमाने का नहीं हो सकता जो गोधरा के जमाने का हुआ था। ये जिसको कहते हैं ना सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी, अब जो भी पोलराइजेशन वायलेंट होगा वो इस देश को तबाह कर देगा, और कोई भी प्रधानमंत्री उस तरह के पोलराइजेशन को झेल नहीं पाएगा। जो मतलब, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो विभाजन 1947 में हुआ था, उस तरह का विभाजन अब नहीं हो सकता। पोलराइजेशन करेंगे पर वो वायलेंट नहीं हो सकता, वो एक इनसिक्योरिटी का हो सकता है, मुसलमानों के मन में भय का हो सकता है, अल्पसंख्यकों के। पर एक जो पोलराइजेशन जिसके हम बार बार बात करते हैं, वो पोलराइजेशन अब जीवन से, भारत के जीवन से लगभग समाप्त हो गया है। करना पड़ेगा, वो सरकार अगर चलाना है
मोदी जी को, तो वो पोलराइजेशन जिसमें खुलेआम संघर्ष हो और लड़ाइयाँ हों और तलवारें लेके गुजरात के दंगों की तरह घर जलाए जाएं और लोगों की हत्याएं, वो पोलराइजेशन अब खत्म हो गया है। तो उस पोलराइजेशन की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी समझदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने राज्य में या देश में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। ये पोलराइजेशन एक अलग किस्म का पोलराइजेशन है, जो जैसे मान लीजिए आपने लक्षद्वीप की बात कही, तो वहां मान लो उन्होंने मांस के खाने को लेकर या और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने प्रतिबंध लगाया और उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पोलराइजेशन हो भी जाता है और आपको पता नहीं चलता है और लोग विरोध भी नहीं कर पाते हैं। तो जो आप अगर देखें पुराना इतिहास, तो आप 3 तलाक को लेकर किसी जमाने में, मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था शाहबानो के मामले में 1985 में, तब सड़कों पर जो जुलूस निकलते थे उसमें ये नारे मैंने सुने हैं कि जजों को फांसी देने की मांग की जाती थी, खुलेआम सड़कों पर हजारों की संख्या में। आज मोदी जी ने वो कर दिया खत्म, 3 तलाक का मामला कर दिया, अयोध्या का मामला कर दिया। तो जो पोलराइजेशन तो कर दिया उन्होंने, पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसका कोई वायलेंट मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं जो बार बार एक बात पोलराइजेशन को लेके उसके जो वायलेंट पर्सपेक्टिव में या वायलेंट एस्पेक्ट को लेकर की जाती है, वो अब संभव नहीं है, चाहे कोई सा भी आदमी वहां आ जाए गुजरात में। इसलिए मैं देख रहा हूं कि गुजरात में देखिए, मैंने बात ही शुरू ये की थी कि कोई दिक्कत ही नहीं है वहां सरकार बनाने की, वहां कोई अपोजिशन ही नहीं है कि कोई बहुत बीजेपी को बहुत संकट आ रहा हो सरकार बचाने का, जैसा उत्तर प्रदेश जैसा संकट नहीं है गुजरात में कि वहां कोई डिसिडेंट्स है या अपोजिशन है, कुछ भी नहीं है वहां गुजरात में। उसके बावजूद बदल रहे हैं। आपको एक चीज जो गुजरात को थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहिए, वो ये है कि गुजरात में कुछ भी नहीं है फिर भी बदल रहे हैं, कि जैसे आपके घर मांग भी नहीं है। ठीक बात है, कोई मांग भी नहीं की गई, कोई मांग भी नहीं है, कोई परिस्थिति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं? तो क्या उसके बावजूद इतना पानी स्थिर है, उसके बावजूद वो कोई पोलराइजेशन करना चाहते हैं मोदी जी वहां? ऐसा पोलराइजेशन कि हिंदुओं और मुसलमानों को एकदम गोधरा के बाद का जो दंगे हुए वैसा पोलराइजेशन करना चाहते हैं और प्रफुल्ल पटेल उसको लाके एग्जीक्यूट कर देंगे? नहीं, मैं नहीं सोचता। तो मैं थोड़ा सा इसको एक जो वो कर रहे हैं उसको एक अलग नजरिए से देख रहा हूं कि एक वो बीजेपी में जो प्रयोग कर रहे हैं 2-3 तरह की, जो दूसरे दलों से जो लोग आ रहे हैं उनको एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दे रहे हैं, बाहर के टैलेंट को अपने घर के असंतोष की कीमत पर स्थापित कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए प्रफुल्ल पटेल को वो ले आते हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, बात गलत भी हो सकती है, तो आप सोचिए कि कितने लोगों को नाराज करेंगे। रूपाला को कर देंगे, झापड़िया को कर देंगे, नरेश पटेल को कर देंगे, नितिन पटेल को कर देंगे, कितने लोगों को कर देंगे, वो मांडविया को कर देंगे, और ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा कि कर्नाटक में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जैसा कि उत्तराखंड में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जैसा कि असम में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो रूपाणी को बुला लेंगे वहां से, विजय रूपाणी को गुजरात से, और किसी राज्य में गवर्नर बना देंगे। किसी ने लिखा उत्तराखंड का गवर्नर बना देंगे, किसी ने अभी टिप्पणी की है जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चेस बना दिया है मोदी जी ने, पूरे बीजेपी को चेस का खेल बना दिया है वो। और चेस के खेल में भी सामने कोई नहीं बैठा है, वो खुद ही सामने वाले की तरफ से चेस खेल रहे हैं। जैसे जब एक ही आदमी खेलता है अपोजिशन की तरफ से भी चेस को, तो वो अपने पासे भी खुद ही चलता है और सामने वाले के पासे भी खुद ही चलता है। आपकी बात के समर्थन में एक तर्क मैं और दे दूं कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने अभी दावा किया कि योगी जी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ है।
हाँ, समाजवादी पार्टी के राज में हुआ था, लेकिन योगी जी भाजपा के राज में कोई दंगा नहीं हुआ। ये बात सही भी है, लेकिन दिल्ली दंगा भी जी, तो दिल्ली में दंगे हो गए, है ना। तो इसलिए मैं दिल्ली में पुलिस तो सेंट्रल की है, पुलिस पे तो कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकार का, तो लेकिन दिल्ली में दंगे पे उत्तर प्रदेश में जी। मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि जो हम लोगों की जो डिबेट्स भी हैं, जो इस तरह की जो नेशनल मीडिया पर भी है और यूट्यूब चैनल्स पर भी है, उसमें जो हम लोग जिस तरह की बात करते हैं उस तरह की बात कहीं बाहर होती नहीं है। लोगों को अलग किस्म से ले जाने की या समझाने की, तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है लोगों में मैसेज जाने का कि यार ये हो क्या रहा है, कि मतलब जिसको एनालिटिकली आप आर्गू करें कि यार कुछ चीज़ें इसमें अलग तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एक ही चश्मे से या एक ही नज़रिए से देखें। जी, आपने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि गुजरात की दो खासियत है, एक तो ना तो पार्टी के भीतर से कोई असंतोष की बात थी, ना कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा विरोध था जिससे उनको डर लगे, और एक साल पहले उन्होंने बदला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन का मामला हो, जो बाकी सब हो, इसमें हाँ ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली बात है, ये बात हो सकता है जो कई लोगों की आशंका है, लेकिन उससे अलावा हमें लगता है कि दूसरी दिशा में भी सोच लेना चाहिए। आपने हरियाणा का जो उदाहरण दिया, जो वहां एसडीएम बदला गया, यद्यपि लोग कह रहे हैं कि वहां के राज्य के मामले में मोदी जी दखल देंगे, ये नहीं माना जा सकता है कि एक एसडीएम को बदलने के लिए मोदी जी कहीं से कहेंगे। लेकिन ये तो है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के आगे झुकी है, ये तो साफ साफ मैसेज गया है। मैं केवल एक चीज कहता हूँ अमरीश जी, जो बार बार आपकी डिबेट्स में कह रहा हूं मैं, कि जैसे ही एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया जी, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारी कानूनों को लेकर हमारा जारी रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले मोदी जी या कृषि मंत्री घोषणा कर दें कि हम आपकी मांगों को मंजूर कर रहे हैं, तीनों की तीनों मांग, और टिकट तो घोषणा करनी पड़ेगी, जाइए घर अपने लोगों को लेके, आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। हाँ, ये अंतिम हथियार है, और जो आपने बताया कि संघ का संगठन भी आ गया है साथ में, तो ये सब हो सकता है। ये अब आप जो आज की पॉलिटिक्स में, कोई प्रधानमंत्री भी एक आदमी है, वो कितने तनावों के साथ काम कर सकता है ना, कि ये भी तो इश्यू है कि आप मतलब हम लोग एक या दो चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं, तो वो आप वो अफगानिस्तान कई राज्य देखने होते हैं, कई चीजें देखना है, तो जी हमें लगता है कि आज का समय हमारा हो गया है, लेकिन हम लोग को गुजरात पे ध्यान रखना चाहिए। और ये बात ठीक है, दो तीन बातें महत्वपूर्ण जो आई हैं वो यही है कि वहां पे पार्टी को किसी तरह का संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ये शांति काल का बदलाव है, युद्ध काल जैसा बदलाव, युद्ध काल का बदलाव। जी, एकदम ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। जी, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।